दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर माइनस में होने से क्या नुकसान होता है। दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में काफ़ी बेहतरीन वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आप यह वीडियो देख सकते हो। आपको पावर फैक्टर काफ़ी आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों हम इंडस्ट्रीज में कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर पावर फैक्टर का दोस्तों काफ़ी महत्व होता है। पावर फैक्टर अगर जो आपका माइनस में चला जाएगा, या तो लैगिंग में या तो लीडिंग में चला जाएगा, तो आपको पेनल्टी तक भरनी पड़ सकती है। अगर आपका पावर फैक्टर माइनस में है तब हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, यह सवाल आपसे इंट्रो में पूछा जा सकता है। अगर आपका पावर फैक्टर माइनस 0.80 माइनस 0.90 माइनस 1 होगा, इसे ही हम टेक्निकल भाषा में लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज में कंपनी में पावर फैक्टर खराब होता है तब हम कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे कि दोस्तों 0.9 0.8 0.7 और नीचे जाएंगे तो 0.6। जितना कम होता जाता है उतना ही हमारा पावर फैक्टर खराब होते जाता है। और जब पावर फैक्टर खराब होता है तब हम उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इंडस्ट्रीज में या तो कंपनी में कैपेसिटर लगाते हैं। अब हम जैसे ही कैपेसिटर लगाते हैं हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होने लगता है, अच्छा होने लगता है। जैसे कि दोस्तों पहले हमारा पावर फैक्टर 0.6 था, तो हमने कैपेसिटर लगाया तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। अब 0.7 हुआ, तब हमने और कैपेसिटर लगाया, पावर फैक्टर और इम्प्रूव हो गया। फिर हमने और कैपेसिटर लगाया तो पावर फैक्टर 1 हो गया। जब आपका पावर फैक्टर 1 हुआ उसे ही हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, और यही पावर फैक्टर हमारा बहुत अच्छा पावर फैक्टर होता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ शुरू होकर दोनों एक साथ ही खत्म होते हैं। दोस्तों हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव तो कर दिया, काफ़ी अच्छा पावर फैक्टर हो गया, तब भी हम और कैपेसिटर बढ़ाते जाएंगे और कैपेसिटर लगाएंगे तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर यह होगा कि जो पावर फैक्टर है वह माइनस में चला जाएगा। कैपेसिटर हमने और जोड़ दिया तब माइनस 0.9, फिर हमने और कैपेसिटर जोड़ दिया तो माइनस 0.8 हो गया। अब हमने और कैपेसिटर जोड़ दिया तब माइनस 0.8 माइनस 0.7 हो जाएगा। और हम कैपेसिटर जितना बढ़ाते जाएंगे पावर फैक्टर -1 में हो जाएगा। और यह पावर फैक्टर माइनस में जाना वह अच्छा पावर फैक्टर नहीं है, यह पावर फैक्टर डिसएडवांटेज है। और यह जो पावर फैक्टर माइनस में जाता है उसे ही हम लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। जो हमारे दोस्त इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री में काम करते हैं, यह जो टॉपिक है पावर फैक्टर का वह काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों आपका पावर फैक्टर अगर लैगिंग में जाता है तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यह भी हम समझेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए यह टॉपिक काफी आसानी से समझ लेते हैं। सवाल यह है कि दोस्तों पावर फैक्टर खराब होता ही क्यों है और पावर फैक्टर होता क्या है। हम इंडस्ट्रीज में कैपेसिटर लगाते, कैपेसिटर बैंक लगाते, यह कैपेसिटर हमारा पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर रहा होता है। दोस्तों हमारी इंडस्ट्रीज में कई तरह के लोड लगे हुए होते हैं, उसी में इंडक्टिव लोड भी कनेक्ट हुआ होता है। यही इंडक्टिव लोड से पावर फैक्टर खराब होता है। अगर आपके लोड में इंडक्टिव लोड कनेक्ट नहीं है तब आपका पावर फैक्टर कभी खराब नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। इंडक्टिव लोड का क्या मतलब होता है दोस्तों? इंडक्टिव लोड का मतलब होता है हमारे ऐसे लोड जो मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके जो हमारी मोटर है उसका रोटर घूमता है। जैसे कि दोस्तों हमारी मोटर, यह जो मोटर है वह मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चल रही है, घूम रही है, उसका रोटर घूम रहा है। इन सब का मतलब यह हुआ कि यह जो हमारी मोटर है, यह जो मोटर है वह इंडक्टिव लोड है। और दोस्तों याद रखना, जब भी हम इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे तब आपका पावर फैक्टर खराब होना ही है, होगा ही पावर फैक्टर खराब। और यही पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए पावर फैक्टर में हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों आप यह सोचोगे कि इंडक्टिव लोड लगाने से पावर फैक्टर खराब क्यों होता है। इंडक्टिव लोड में ऐसा क्या होता है कि पावर फैक्टर हमारा खराब होता है और हमें पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि पावर फैक्टर खराब क्यों होता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक ये मोटर ले रहा हूँ, अब यह मोटर को मैं सप्लाई दे रहा हूं तो यह हमारी मोटर है, वह करंट ले रही है और मोटर का रोटर घूम भी रहा है। यह मोटर 20 एम्पियर करंट ले रही है, यह मोटर 20 एम्पियर करंट तो ले रही है, लेकिन यह जो करंट है
20 एम्पियर है। यह दो टाइप का करंट होता है। दोस्तों कोई भी इंडक्टिव लोड दो टाइप का करंट ले रहा होता है। जैसे कि दोस्तों हमारी मोटर 20 एम्पियर करंट ले रही है। यह भी तो हो सकता है कि जो 10 एम्पियर ले रही है मोटर वह 10 एम्पियर हमारा एक्टिव करंट हो और बाकी का जो 10 एम्पियर है वह रिएक्टिव करंट भी हो सकता है। अब दोस्तों आप यह सोच रहे हैं कि एक्टिव करंट और रिएक्टिव करंट क्या है। दोस्तों हमारे घरों में ट्यूबलाइट हो या हीटर हो, यह जो हमारे लोड है, यह जो करंट ले रहे होते हैं यह पूरा के पूरा एक्टिव करंट है, एक्टिव करंट ले रहे होते हैं। हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट है, हीटर है, वह 10 एम्पियर ले रहा है, लेकिन वह 10 एम्पियर पूरा के पूरा एक्टिव करंट ले रहा है। ये दोस्तों ट्यूबलाइट है, हीटर है, वह कभी भी रिएक्टिव करंट नहीं ले रहे होते हैं। और जब भी हम दोस्तों इंडक्टिव या तो मोटर की बात आती है, मोटर की बात करेंगे, तब हम रिएक्टिव करंट की भी बात करेंगे। हमारी जो मोटर है दोस्तों वह इंडक्टिव लोड है। मोटर रिएक्टिव करंट लेने की पीछे की वजह यह होती है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं तो यह जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वह हमारे रिएक्टिव करंट की वजह से ही बनता है, रिएक्टिव करंट की मदद से ही बनता है। अगर हमारी सर्किट में रिएक्टिव करंट नहीं होगा तब मैग्नेटिक फील्ड मोटर में नहीं बन पाएगी और रोटर नहीं घूम पाएगा। दोस्तों मोटर जब भी चल रही होगी तब रिएक्टिव करंट ले रही ही होगी। और दोस्तों इसी को हम पावर फैक्टर से जोड़ देते हैं। दोस्तों समझ लीजिए कि हमारी जो ग्रिड होती है उसी सप्लाई को हम ट्रांसफार्मर के थ्रू जोड़ देते हैं और मोटर उसी की आवश्यकता के अनुसार एक्टिव करंट और रिएक्टिव करंट ले रही होती है। हमारी मोटर रिएक्टिव करंट ले रही है ग्रिड से, तो उस केस में हमारे इंडस्ट्रीज का पावर फैक्टर खराब हो जाता है, क्योंकि हमारी मोटर जो सप्लाई ले रही है वह ग्रिड से ले रही है और रिएक्टिव करंट भी ग्रिड से ही ले रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि इस पावर फैक्टर को सही करने के लिए, जो पावर फैक्टर खराब हो गया है उसे सही करने के लिए कैपेसिटर को लगा देते हैं। हमने दोस्तों कैपेसिटर लगा दिया, लेकिन यह कैपेसिटर क्या करता है, हमारी जो मोटर है उसे रिएक्टिव करंट देता है। मेरा समझाने का यह मतलब है कि हमारी मोटर रिएक्टिव करंट ग्रिड से ना लेकर के वह रिएक्टिव करंट कैपेसिटर ही प्रोवाइड करा देगा। उदाहरण के तौर पर मैं एक मोटर ग्रिड के सप्लाई पर जोड़ देता हूँ तो हमारा पावर फैक्टर 0.7 हो गया, और एक अतिरिक्त मोटर जोड़ देता हूं तो पावर फैक्टर 0.6 हो गया। अब दोस्तों हमारा पावर फैक्टर तो खराब हो गया। अब इसी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए मैं कैपेसिटर लगाऊंगा। अब हमने कैपेसिटर तो लगा दिया, अब क्या होगा दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर 0.7 ना होकर के 0.9 होगा। अब दोस्तों हमें पावर फैक्टर और इम्प्रूवमेंट करना है, तब एक और कैपेसिटर लगा देंगे और एक कैपेसिटर लगाने पर हमारा पावर फैक्टर 1 हो जाएगा और यह पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर कहलाएगा। और हमारी मोटर रिएक्टिव करंट ग्रिड से नहीं लेगी, यह जो रिएक्टिव करंट है वह कैपेसिटर ही दे देगा। लेकिन दोस्तों बड़ी गड़बड़ कब हो जाती है, जब हम यहाँ पर एक और कैपेसिटर जोड़ देते हैं। अब यह होगा दोस्तों हमारे रिक्वायरमेंट से ज्यादा रिएक्टिव करंट हमारी सर्किट में फ्लो होने लगेगा। इसी की वजह से यह होगा कि हमारा पावर फैक्टर खराब हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, जिसे हम टेक्निकल भाषा में इंजीनियरिंग लैंग्वेज में लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। हम जरूरत से ज्यादा कैपेसिटर जोड़ देंगे तो हमारा पावर फैक्टर और माइनस में चला जाएगा, और माइनस में जाएगा तो -0.9 या -0.8 या -0.7 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है और कैपेसिटर पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करता है। और दोस्तों हम यह भी जान लेते हैं कि हमारा पावर फैक्टर माइनस में जाता है तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑफ लाइन पावर लॉस, इसका मतलब यह है कि जब भी हम अतिरिक्त कैपेसिटर को जोड़ देते हैं उसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर माइनस में चला जाता है। माइनस में पावर फैक्टर इस वजह से चला जाता है कि हमारी मोटर को कितने रिएक्टिव करंट की जरूरत है, उस रिक्वायरमेंट से ज्यादा रिएक्टिव करंट फ्लो कर रहे हैं। कैपेसिटर ज्यादा जोड़ने की वजह से हमारे सिस्टम में अतिरिक्त अनावश्यक रिएक्टिव करंट फ्लो हो रहा होगा। अतिरिक्त रिएक्टिव करंट फ्लो होने की वजह से हमारे सिस्टम में लाइन पावर लॉस बढ़ जाते हैं। और दूसरा नुकसान यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में पेनल्टी भरनी पड़ती है। जो भी हमारे दोस्त इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं
उसे मालूम होगा उस इंडस्ट्रीज में जो मीटर होता है उस मीटर में kVARH एक यूनिट चल रही होती है। अगर हम हमारी सिस्टम में ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ देते हैं तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो रिएक्टिव करंट है वो रिएक्टिव करंट हमारे सिस्टम में बढ़ जाएगा। दोस्तों रिएक्टिव करंट जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तब हमारे मीटर में kVARH की यूनिट शो कर रही होती है, यह यूनिट में भी इजाफा होने लगेगा। अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तब हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी प्रोवाइड कराती है वह यह देखेगी कि इनके सिस्टम में अनावश्यक रिएक्टिव करंट घूम रहा है या तो kVARH में ज्यादा इजाफा दिखेगा, तब उस केस में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में पेनल्टी भरनी पड़ती है। और दोस्तों पेनल्टी के तौर पर हमें कहीं ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जो बिल भरना होता है उससे ज्यादा पैसे देने होते हैं। और तीसरा नुकसान इंक्रीजिंग सिस्टम वोल्टेज, जब भी हमारे सिस्टम में करंट बढ़ रहा होगा तब वोल्टेज भी साथ में बढ़ रहा होगा, मतलब कि करंट बढ़ेगा तब वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो काफी लंबा हो गया तो उम्मीद है कि आपको लीडिंग पावर फैक्टर से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी और कई सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से और भी अच्छी जानकारी पावर फैक्टर के बारे में मिली होगी और कैपेसिटर पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करता है, लेकिन ज़्यादा कैपेसिटर लगाने पर हमें नुकसान भी देता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में पेनल्टी के तौर पर वह नुकसान भरना पड़ता है ज़्यादा पैसे देकर। दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।